नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं आज आप लोगों के पास में वो जानकारी लेके आया हूँ जिसका कल लाइव सेशन में हम लोग जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, शाम को जब हम बात कर रहे थे तो आयुष ने एक प्रश्न किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो उल्का पिंड है वो किस डायरेक्शंस के अंदर टकरा सकता है, कहाँ पर टकरा सकता है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस में टकराना और नहीं टकराना अभी एक दूर का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने नासा का आर्टिकल पढ़ा, नासा ने ये बात बोली हुई है कि ये सडनली दिखाई दिया एक एस्टेरॉयड है जो इतनी तेज़ी से आ रहा है और इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है कि ये 2029 में हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा और कुछ लाख किलोमीटर की दूरी के पास से गुजरेगा। और कुछ लाख किलोमीटर का मतलब होता है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर से गुजरेगा। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस पे प्रभावी हो गया और उसने इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो ये उल्कापिंड, ये बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के साथ में टकरा सकता है और हिट कर सकता है बहुत बड़े एरिया को। और हिट वैसे तो इसके करने के चांसेस समुद्री एरिया को है, लेकिन अगर वहाँ पर भी हिट किया तो एक बहुत बड़ी सुनामी कई देशों को तबाह कर सकती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जितना बड़ा है उसके क्षेत्रफल के कारण ही एक बहुत बड़ी लहर की उत्पत्ति हो सकती है, बहुत बड़े तूफान की उत्पत्ति हो सकती है, जिसके कारण हम लोगों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अब ये बात रही इस उल्कापिंड की। तो नासा ये बात बोलता है कि हमारे पास में अब कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ है इस उल्कापिंड को तोड़ने के अलावा। हम यहाँ से डॉट प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। डॉट प्रणाली आप लोगों को पता है, नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। वो यहाँ से रॉकेट छोड़ेंगे, बड़ा रॉकेट, विशालकाय रॉकेट। जो रॉकेट उस उल्कापिंड के साथ में जाके टकराएगा, लेकिन वो जो रॉकेट है वो रॉकेट जब भी टकरा सकता है, क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी फ्यूल कैपेसिटी नहीं होती कि हम उस रॉकेट को ज़्यादा दूर तक भेज पाएँ। तो वो जब टकरा सकता है जब उल्कापिंड उसके नज़दीक से गुजरेगा। तो वो एक कैलकुलेटिव फिगर, एक कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा 100% वाली प्योर होनी चाहिए, तब जाके वो रॉकेट वहाँ पे टकराएगा। और उसके टकराने के बाद में जो उल्कापिंड है वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर दिशा बदल लेगा। तो जब वो उल्कापिंड ब्लास्ट होगा तो अगर वो उल्कापिंड फटा तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल्स होंगे वो तो अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लेकिन जो राइट साइड वाले पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि छोटे पार्टिकल का ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो कम होता है अपने आप में, उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। और पृथ्वी का इतना बड़ा एक ग्रह अब उसको खींचेगा तो वो पृथ्वी की साइड आने लगेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक उल्कापिंड गिरने की बजाय कई उल्कापिंडों की बरसात पृथ्वी पर हो सकती है। तो यहीं पर इसरो ने नासा को रोक दिया ना। इसरो ने कहा कि भाई इस प्रकार से घटनाओं को इस प्रकार से आप अंजाम ना दीजिए, रोक दीजिए इसको, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है हम लोगों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़े। अभी तो वो एक क्षेत्र के ऊपर टकरा रहा है, आगे आने वाले टाइम के अंदर पता नहीं कितने क्षेत्रों के ऊपर वो टकराएगा भी या फिर गिरेगा डायरेक्टली, और कितनी मानव जाति को हानि हो जाएगी। तो इसरो से कहा गया कि आप इसको क्या कर सकते हैं। इसरो ने कहा कि हम एक बड़ा न्यूक्लियर एक्टिव वाला एक रॉकेट छोड़ेंगे, जो बहुत पहले ही छोड़ देंगे ताकि उसकी दिशा बदल जाए। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी एक कल्पना है और इसको करने में बहुत बड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे इसरो और नासा का विवाद भी चल रहा है, लेकिन इसरो चीफ का भी ये मानना है कि वो उल्कापिंड पृथ्वी के साथ में टकरा सकता है, और नासा का भी ये मानना है कि वो उल्कापिंड पृथ्वी के साथ में टकरा सकता है। तो जब दो बड़ी सोसाइटीज़, दो बड़ी ये कहिए रिसर्च करने वाली सोसाइटी जो अंतरिक्ष के ऊपर ही रिसर्च करती है और इनसे अंतरिक्ष की घटनाएं, खगोलीय घटनाएं बच नहीं सकती,
जब उन लोग ये इतने प्रकार के अपने वेपन्स को तैयार कर रहे हैं, अपने प्रयोग को तैयार कर रहे हैं कि ताकि वो बचा ले पृथ्वी को, तो इसका मतलब है कि संकट उनको भी महसूस हो गया है कि ये टकराने वाला है। तो 90% का रेशो टकराने का बहुत बड़ा रेशो होता है। 2029 में आई हुई महाप्रलय से अब आप लोग श्री गुरु अच्युतानंद की बात को याद कर रहे होंगे। गुरु अच्युतानंद दास जी ने ये कहा था कि बंगाल की खाड़ी के अंदर, हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में जब एक उल्कापिंड गिरेंगे, ये 3 जगहों के ऊपर उल्कापिंड गिरने की बात की है, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगा उसके गिरने के कारण जगन्नाथ जी की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उससे पहले जगन्नाथ जी अपना धाम छोड़कर छातिया भट्ट जा चुके होंगे। तो अब आप देखिए कि जो ये लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या हकीकत में ये मालिका की उन बातों को सिद्ध कर रही हैं कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि उल्कापिंड जब ये गिरा तो इसके कारण होने वाला नुकसान, इसके कारण मरने वाली संख्या वो जल प्रलय के कारण होगी, क्योंकि समुद्र के अंदर गिर रहा है। अब अगर समुद्र की बात करता हूं मैं, तो गुजरात के हालातों को आप देख रहे हैं। गुजरात के अंदर सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ शहरों के अंदर घुस गए हैं। एक बहुत विशालकाय बारिश और बहुत विशालकाय तूफान की उत्पत्ति, ये तूफान की उत्पत्ति आज से 2024 स्टार्टिंग होने से पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस प्रकार की घटना। और मेरे पास गुजरात के एक व्यक्ति थे, उन्होंने फ़ोन भी किया था कि भैया ये बताओ, कि मुझे आज भी याद है, मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो बार बार ये पूछ रहे थे ये बताओ कौन से एरिया में होगा, कौन से एरिया के अंदर होगा। तो मैंने कहा था कि भाई गुजरात का कैलकुलेट किया है, एरियो का कैलकुलेट नहीं किया है। तो उन्होंने मेरे को अगर होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, आपका कमेंट महत्वपूर्ण होगा। तो अब जो ये गुजरात में जगह जगह पे जानवर दिखाई दे रही हैं, विशालकाय बाढ़ के बाद, फ्लैश फ्लड के बाद में लगातार एक के बाद एक 100 से ज़्यादा, मतलब सैकड़ों की संख्या के अंदर मगरमच्छों का आना, इंसानी बस्ती में मगरमच्छों का आना, ये भी भविष्य मालिका की एक प्रिडिक्शन को सत्य करता है कि जंगली जानवर शहरों इलाकों के अंदर होंगे। तो अब इस प्रिडिक्शन को अगर आप दूसरे पहलू से देखते हैं, तो हमने वन्य क्षेत्रों को काट करके शहरी इलाकों में कन्वर्ट कर दिया है। तो मनुष्य ऑलरेडी उनके क्षेत्रों में घुस गया है, तो प्रकृति अब अपने उन क्षेत्रों को वापस ले रही है। जिन नदियों में बाढ़ आ रही है, आप देखिए कि जिन जगहों पर बाढ़ आ रही है वहाँ पे या तो बड़े नाले पहले हुआ करते थे, या फिर जो नदियाँ थी वो अपने पुराने रास्ते के ऊपर दोबारे से चलने लग गई हैं। तो नदियाँ जब अपना पुराना रास्ता लेने लगती हैं, इसका मतलब है कि प्रकृति का वो चक्र अब उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में वो संतुलित अवस्था में चला करता था। तो अब ये बहुत सारे ऐसे बरसाती नदी नाले हैं जिनमें ये कह रहे हैं हम कि भैया यहाँ पे कभी भी पानी नहीं आया था, इतने सालों से हमने देखा, अब इन्हीं जगहों से पानी क्यों आ रहा है? तो इसका मतलब है कि पुरानी डायरेक्शंस एक्टिवेट हो गई हैं, प्रकृति अपने आप को पुराने स्तर पर वापस ला रही है, वापस अपने आप को बदल रही है। तो अब आपको इस बारे में जानना है कि जब सृष्टि बदल रही है तो मानव को बदलना पड़ेगा। अगर मानव नहीं बदला, जो भी अड़िग होते हैं, जो भी सूखा पेड़ होते हैं, अगर वो नहीं बदलते तो वो टूट के गिर जाते हैं, और जो भी लचीले होते हैं वो समय के साथ में अगर बदल जाते हैं तो उस समय की धारा के साथ में आगे निकल जाते हैं। तो ये एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है, ये एक दोहा भी है। तो इस बात को आप समझिए कि कभी भी सूखे पेड़ की तरह मत बनिए, हमेशा लचीली टहनी लचीली पेड़ की तरह बनिए कि जो समय के परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को ढाल ले। वही लोग होंगे जो बच पाएंगे। जो अड़ी गए अभी भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, इतने साल जीवित रहने वाला हूँ मैं, जबकि किसी भी ग्रंथ, किसी भी साहित्य, किसी भी बड़े, ये कहिए कि जहाँ पर भी कलयुग की गणना करी गई है वहाँ पे 1200 दिव्य वर्ष की अवधि लिखी गई है। 4,32,000 साल कहीं भी नहीं लिखी गई है। 4,32,000 साल 1200 दिव्य वर्ष को कन्वर्ट करके बनाए गए हैं, वो भी डिकोडर्स के माध्यम से। तो आप इस बात को समझिए कि उन डिकोडर ने अपने ज्ञान के अनुसार कन्वर्जन किया है, लेकिन जो तथ्य पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, जो हमारे संतों ने लिखे हैं, उन्होंने 1200 दिव्य वर्ष लिखे हैं। वो दिव्य शब्द किस रूप, किस प्रतिरूप की छवि है, किस तरीके से लिया गया है, इसको केवल या तो लिखने वाले बता सकते हैं या फिर स्वयं प्रभु बता सकते हैं। तो इस बारे में मेरा मानना तो यही है। बाकी लोग जो मानते हैं वो मानते रहे, क्योंकि मैं कभी भी ये 4,32,000 साल की गणना को नहीं मानता,
ठीक है। मैं हमेशा 1200 दिव्य वर्षों को ही लेके चलता हूँ। अब वो कौन सा चरण कलयुग का कहते हैं वो उनके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2029 के आने का वेट कीजिए। क्या पता वो बराबर से गुजर जाए, क्या पता वो 2029 में सब कुछ समाप्ति कर जाए। तो देखेंगे 2029 अभी दूर है, जब आएगा उससे पहले ही बहुत सारी घटना 30 मार्च 2025 के बाद में होती हुई नज़र आने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग अपना अपॉइंटमेंट मेरे से बुक कराना चाहते हैं पर्सनल डिस्काउंटेड माध्यम से, वो नीचे चल रहे नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरे यहाँ पे कुंडली केवल मैं देखता हूँ और किसी टीम मेंबर से द्वारा नहीं दिखाई जाती। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।